Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. वेलकम टू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। तो एनडीए और सीरीज़ का जो हमारा सीरीज़ चल रहा था उसका आज ये नेक्स्ट वीडियो है जिसपे हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर को। मैं अभी आपको ग्रेविटेशन के कुछ थ्योरीज़ को पढ़ाऊंगा, उसके बाद पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको इसमें जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है उसको भी मैंने यहाँ पर रखा है, उसको भी मैं डिस्कस करूँगा। चलिए एक एक करके मैं स्टार्ट करता हूँ और आप चीज़ों को ध्यान से समझते चलिए। अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ग्रेविटेशन, देखिए ग्रेविटेशन क्या है। ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। अगर यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट्स आपस में आसपास रखे हुए हैं तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी ओर फोर्स लगा करके अट्रैक्ट करेंगे। छोटा वाला ऑब्जेक्ट बड़े वाले को करेगा, बड़ा वाला ऑब्जेक्ट छोटे वाले को करेगा अट्रैक्ट, और ये जिस फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे उस फोर्स को बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। उसे बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन में भी द अट्रैक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट बाय अर्थ। हम कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की ओर उछालते हैं तो वो एक टाइम के बाद नीचे आके गिर जाता है। किस फोर्स के कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। और एक बात हमेशा याद रखें, ग्रेविटेशन एक अट्रैक्टिव फोर्स है। ग्रेविटेशन में कभी भी रिपल्सन देखने को नहीं मिलेगा आपको। इफ़ ए बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, ए सर्टेन हाइट, इट फॉल्स डाउनवर्ड ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी। तो आपने अगर किसी बॉडी को एक हाइट से ड्रॉप किया तो वो अर्थ की ग्रेविटी के कारण नीचे की ओर गिर जाएगा। इफ द बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, इट रीच ए सर्टेन हाइट एंड देन फॉल डाउनवर्ड ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटी। ये भी ग्रेविटी के कारण ही होता है। क्या बोला गया नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ग्रेविटेशन में बी अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इन आउटर स्पेस, अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून, अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड प्लानट। मतलब मून जो अर्थ के चारों ओर रोटेट करता है वो उसके पीछे भी जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल है वो कौन सी फोर्स है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। चलिए अब ग्रेविटेशन के साथ मैंने आपको ऑलरेडी सेंटीपिटल फोर्स बता रखा है सर्कुलर मोशन में, फिर भी यहाँ पर अगर आ ही चुका है तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बोल दूँ। व्हेन अ बॉडी मूव इन ए सर्कुलर पाथ इट चेंज इट्स डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। जब एक बॉडी किसी एक सर्कुलर पाथ में घूमती है, चक्कर लगाती है, तो हर एक पॉइंट पे वो अपना डायरेक्शन बदलते रहती है। हर एक पॉइंट पे अपना डायरेक्शन बदलते रहती है। पहले इधर मान लीजिए इस पॉइंट पे ये इधर में डायरेक्टेड है, इस पॉइंट में इधर डायरेक्टेड है, ठीक है। डायरेक्शन क्या करती रहती है? बदलती रहती है। द फोर्स विच कीप द बॉडी इन ए सर्कुलर पाथ, और जो फोर्स इसे सर्कुलर पाथ में रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि सेंटर की ओर एक्ट करेगी। इफ देर इज नो सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर कोई सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है बॉडी में, देन द बॉडी विल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, और बॉडी सीधी चली जाएगी अगर कोई सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोला जाता है इस लॉ में? समझिए। यहाँ बोला गया है कि मैं पहले आपको इसको एक ब्लैंक पेज में समझाता हूँ, फिर जाकर के मैं आपको इसे क्लियर करवा दूंगा। चलिए एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? मान लीजिए ये दो प्लानिट है, ये एक प्लानिट और मैं इसका मान लेता हूँ मास m, और ये छोटा सा प्लानिट मास स्मॉल m, और इनके सेंटर के बीच की जो दूरी है वो मान लेता हूँ r। तो ये जो बड़ा प्लानिट है वो छोटे प्लानिट को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा एक फोर्स से, जिस फोर्स को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के मास के मल्टीप्लिकेशन का, प्रोडक्ट ऑफ मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर आप मास को बढ़ाओ तो फोर्स भी इंक्रीज कर जाएगा, अगर आप मास को डिक्रीज करो तो फोर्स भी डिक्रीज कर जाएगा। और यही फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके सेपरेशन के स्क्वायर का, इनके सेपरेशन के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर आप इनके सेपरेशन को डिक्रीज़ करो तो फोर्स इंक्रीज कर जाएगा, और उल्टा अगर आप सेपरेशन को इंक्रीज करो तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। मतलब जितनी दूरी बढ़ती जाएगी फोर्स उतना ही कमता जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखूं तो क्या हो जाएगा? कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनल को हटा के मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाऊंगा, और जिस कांस्टेंट का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा G स्मॉल m कैपिटल M बाई आर स्क्वायर, या फिर आप इसे M1 M2 भी बोल सकते हो। चूँकि मैंने कैपिटल M स्मॉल m से स्टार्टिंग करा इसलिए मैंने इसे कैपिटल M स्मॉल m ही नाम दिया। अब मैं बातें करूँ अगर G, तो ये G क्या है? तो G का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट इस जी का नाम है, ठीक है। अब इस जी की कुछ वैल्यू होती है, जी की वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू होती है 6.67, क्योंकि कांस्टेंट है तो वैल्यू फिक्स रहेगा 6.67 इंटू 10⁻11। अब अगर मैं इसका यूनिट निकालना चाहूँ तो जी का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ जी दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये यूनिट काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान से देखिए कि मैं यूनिट को कैसे निकालता हूँ। वैसे मैंने यूनिट निकालना आपको यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में सिखा रखा है। तो जी को, अगर जी का यूनिट निकालना है तो जी को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो ये क्या बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके साथ इसका, तो ये बन जाएगा एफ आर स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा, बन जाएगा कैपिटल एम स्मॉल एम। तो अगर मैं बोलूँ फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, और दूरी की यूनिट क्या होती है, तो मीटर, तो मीटर का स्क्वायर दूंगा यहाँ पर, और मास का यूनिट केजी, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इज दी एसआई यूनिट ऑफ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मैं यहाँ लिख देता हूँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब यहाँ पर आपसे समटाइम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट पूछा जाता है, तो आप बहुत ही आसानी से इसे टिक कर पाओगे, आंसर मार्क कर पाओगे। साथ ही साथ समटाइम क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डायमेंशन पूछ लिया जाता है, किसका, डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दैट इज जी। तो देखिए डायमेंशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली जो मैंने जी का यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाया था उसको यहाँ लिख लेते हैं। कैपिटल जी इज इक्वल टू फोर्स इंटू रेडियस का स्क्वायर बाई मास का स्क्वायर बोल सकता हूँ मैं इसको। तो फोर्स का क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है, तो फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी टू द पावर -2। तो मैंने फोर्स का डायमेंशन यहाँ पर लिख दिया। फिर यहाँ पर अगर मैं रेडियस का डायमेंशन की बातें करूँ तो रेडियस का डायमेंशन क्या होता है, रेडियस इज ए लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन L2 बाई मास का डायमेंशन M2। अब क्या हुआ, इस मास ने, मैं इस जो जो यहाँ पर कैंसिल होता है उसे यहाँ कैंसिल करता हूँ, इससे ये कैंसिल हो गया और ये बन गया 3। तो मैं इसको क्या बना के लिख सकता हूँ, ये मास अगर ऊपर चला आएगा तो क्या बन जाएगा, m टू द पावर -1, l टू द पावर 3 और t टू द पावर -2 इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यहाँ से कुछ बातें आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, जो कि ये फार्मूला है, दूसरा ये यूनिट, और लास्ट ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन। तो ये बातें यहाँ पर आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। चलिए अब हम लोग जो थियोरेटिकल क्या बोला गया है उसे पढ़ते हैं। क्या बोला गया, देखिए मैंने आपको मैथमेटिकली समझा दिया है, थियोरेटिकल में क्या बोला गया है, चलिए देखता हूँ। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट इच अदर एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। जो फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके मास का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके प्रोडक्ट ऑफ मास का। मतलब जो फोर्स है वो उनके मास के मल्टीप्लिकेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा रखा है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर का। मैंने अभी आपको दिखाया कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर का। अगर आप इन दोनों फॉर्मूले को एक साथ मिला के लिखो तो वो कुछ ऐसा दिखेगा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। अब इस प्रोपोर्शनल को अगर आप हटाओ तो आपको एक कांस्टेंट लगाना होगा जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, फोर्स इज इक्वल टू G m1m2/d² या फिर r स्क्वायर भी इसको हम लोग कह सकते हैं। जहाँ पर जी क्या है, एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी कुछ वैल्यू होती है। वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसका यूनिट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। डायमेंशन यहाँ पर नहीं है मगर डायमेंशन मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो ग्रेविटेशन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये पूरा क्लियर हो चुका होगा। तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए विवास्वन एजुकेशनल फाउंडेशन को, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया है जिससे आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, और कुछ क्लासेस हमारे ऐप पे भी आएंगे तो आप उन्हें भी ज़रूर से ज़रूर अटेंड कीजिए। और आप इन सभी PDF नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए एक क्वेश्चन जो कि 2014 में पूछा गया था इंडिया एग्जाम में, इसको जरा मैं देख लेता हूँ क्या बोला जा रहा है। ए प्लानेट ए हैज़ डबल इट्स रेडियस देन द प्लानेट बी इफ द मास ऑफ द प्लानेट ए 4 टाइम heavier than the mass of planet B, which of the following statement regarding the weight of the planet is correct। अच्छा, ये वेट के बारे में बोला जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, तो देखिए वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट की बातें की जा रही है यहाँ पर, जो कि अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। ये कॉन्सेप्ट नीचे लिखा गया है तो मैं उसको
इस क्वेश्चन को थोड़ी देर बाद डिस्कस करता हूँ, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं पहले उस कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ा दूँ, फिर जाकर के मैं इस क्वेश्चन पे भी आऊँगा, जो कि हमारा है फ्री फॉल या फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से रिलेटेड है ये। तो मैं पहले इसको आपको पढ़ाऊंगा फिर आऊँगा। चलिए उस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया गया है जिसे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन एनडीए 2016 में पूछा गया था। ए मेन वेट 60 kg इज कमिंग डाउन इन ए लिफ्ट, ए केबल ऑफ लिफ्ट इज ब्रेक सडनली, द वेट ऑफ द मैन वुड बिकम। तो अगर एक इंसान है जिसका वजन 70 kg है और वो लिफ्ट से नीचे आ रहा था और अचानक से लिफ्ट की केबल टूट गई, तो उसका वेट उसे कितना फील होगा? तो देखिए, जब भी लिफ्ट की केबल टूट जाती है तो जितना उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसी एक्सेलरेशन से वो नीचे आ रहा होता है, तो उस इंसान को लगेगा कि उसका वेट नहीं है, वेटलेसनेस फील होगा और उसको अपना वेट ज़ीरो फील होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज ज़ीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रिलेशंस ऑफ G(F)G(m1m2 by r square, ऑल सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग। ठीक है, क्या बोला गया है? द क्वांटिटी G डिपेंड्स ऑन द लोकल वैल्यू ऑफ G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए नहीं, जो G की वैल्यू होती है वो थ्रू आउट द यूनिवर्स कांस्टेंट होती है, तो ये तो गलत हो गया। द क्वांटिटी G इज ग्रेटर देन एट द सरफेस, नहीं, G की वैल्यू थ्रू आउट द यूनिवर्स कांस्टेंट ही होता है, ये आपको याद रखना होगा। G इज यूज ओनली व्हेन द अर्थ इज नॉट टू मासेस, गलत। G इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, बिल्कुल सही। तो G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसको आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आऊँ तो क्या बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन पूछा गया था एनडीए 2019 में पूछा गया था। क्या बोला गया है? टू बॉडी ऑफ मास m आर प्लेस r डिस्टेंस अपार्ट इन अनदर सिस्टम टू बॉडी ऑफ मास 2m each are placed r/2 distance apart. If F is the gravitational force between the bodies in the first system, then the gravitational force between the bodies in the second system. मतलब क्या कि मान लिया यहाँ पर दो बॉडी है, एक ये रहा, दो बॉडी को मैंने यहाँ रख दिया है, सिस्टम 1 बोलता हूँ मैं इसको बोलता हूँ सिस्टम वन, और इसको बोलता हूँ सिस्टम 2, सिस्टम 2। अब क्या करना है हमें? यहाँ लिखता हूँ इसको बोलता हूँ सिस्टम 2। अब क्या करना है हमें? पहले इन दोनों का मास कितना है? m है। दोनों का मास कितना है? m है और इनके बीच की जो दूरी है वो है r। तो अब जो फोर्स बन रहा था वो क्या बनेगा? फोर्स इज इक्वल टू G(m²/r). तो ये F फोर्स बन रहा था। अब क्या बोला गया है कि अब जो बॉडी है वो थोड़े बड़े बॉडी है और उनका मास भी ज़्यादा है, मास है 2m, इसका मास है 2m और इसका मास भी है 2m, और अब इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो कम हो गई, वो कितनी हो गई? r/2। तो अब जो फोर्स बनेगा वो कितना बनेगा? अब जो फोर्स बनेगा F' मान लेता हूँ, वो कितना बनेगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देखिए, आप सिंपली जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? G, ये 2m है, तो क्या होगा? 4m² बाई r/2 का होल स्क्वायर, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या पाओगे आप? F' इज इक्वल टू G(4m²), ये 2 ऊपर आ जाएगा, बन जाएगा 4, और ये बन जाएगा r²। अब अगर मैं इसको सुधार के लिखूँ तो क्या बन जाएगा? G(m²/r²) कर दो यहाँ पर भी, और ये बन जाएगा 4 × 4 16। तो अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये जो इतना सा पार्ट है G(m²/r²), ये कहीं ना कहीं इस पार्ट से मिलता जुलता पार्ट है, तो मैं इसको क्या बोल दूँगा? फोर्स। तो जो फोर्स डैश है, जो नया फोर्स है, वो 16 टाइम फर्स्ट वाले फोर्स का होगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए में हमें दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से मैंने निकाल लिया, ऑप्शन ए, दैट इज 16F। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होगा, तभी आपके कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी होगी। चलिए अब मैं इसको डिस्कस करता हूँ। फ्री फॉल क्या होता है? देखिए, फ्री फॉल क्या होता है? द अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। हर एक ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने तरफ पुल करती है। क्यों पुल करती है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड अर्थ ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड फ्री फॉल। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर खींची चली जाती है तो वो किस लिए आती है? ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से, और इसको हम क्या कहते हैं? फ्री फॉल। व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड द अर्थ देयर इज ए change in acceleration due to gravitational force on the earth, so the acceleration is called acceleration due to gravity। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है कि एक्सेलरेशन क्या होता है। कि मान लीजिए ऊपर से अगर आप किसी एक पत्थर को नीचे फेंकोगे, तो पहले ये पत्थर रेस्ट पे, मतलब इसकी वेलोसिटी 0 है,
जैसे से ये पत्थर नीचे की ओर आता जाएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। मान लेता हूँ पहले हो गया 10, फिर 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 20। तो मतलब आप पाओगे कि जैसे जैसे ये पत्थर नीचे आता जा रहा है इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। और वेलोसिटी में चेंज को ही हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो यहाँ से यहाँ आने में कितना चेंज हुआ, तो यहाँ से यहाँ आने में 10 का चेंज आया, तो इसको कहेंगे कि इसकी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, तो जो वेलोसिटी में चेंज है वो क्या है, एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन कौन कर रहा है, तो ये एक्सेलरेशन अर्थ कर रहा है। तो जो एक्सेलरेशन अर्थ करता है उसे कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसका एक छोटा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, उसको मैं आपको आगे दिखाता हूँ। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय जी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है उसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। द यूनिट ऑफ जी इज द सेम एज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। जो नॉर्मल हमारे एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही यूनिट होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का भी। फॉर द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या पता चलता है हमें कि फोर्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास और इनटू एक्सेलरेशन होता है। ये हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से जानते हैं, लास्ट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ा रखा है ऑलरेडी। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो करके उन वीडियोज़ को जरूर चेकआउट कीजिए। फिर क्या बोला गया, फॉर फ्री फॉल फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मगर जो फ्री फॉल है वहाँ पर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब आप जिस ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक रहे हो उसका मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगा। अब मैं आपको ब्लैंक स्लाइड में फिर से ये भी समझा दूँ जरा कि क्या होता है। मान लीजिए ये अर्थ है और ये अर्थ का मास कितना है, कैपिटल एम, और आपने ऊपर से एक छोटे स्टोन को फेंका जिसका मास है स्मॉल एम। तो अब ये नीचे की ओर चला आएगा एक फोर्स से, जिस फोर्स का नाम है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स क्या होगा, इस छोटे ऑब्जेक्ट का मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, क्योंकि ये नॉर्मल एक्सेलरेशन नहीं है यहाँ पर इसलिए हमने जी यूज़ किया। अगर नॉर्मल एक्सेलरेशन होता तो हम यहाँ पर एफ ए यूज़ करते। तो ये हमारा एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है। और ऑलरेडी हम क्या जानते हैं, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। तो आप देखो कि ये जो चीज़ है यहाँ पर ये मास तो है और ये जो है ये टर्म एब्सेंट है। ये मास तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये टर्म जो है वो कहीं ना कहीं जी के इक्विवेलेंट है। तो हम कह सकते हैं कि जो इस स्मॉल जी होता है उसकी वैल्यू होती है कैपिटल जी मास ऑफ द प्लानेट बाय रेडियस ऑफ द प्लानेट का स्क्वायर, या फिर ऑब्जेक्ट से जितनी दूरी पर प्लानेट का रेडियस है उसका स्क्वायर। ये हो जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि ये कैसे इसमें वेरिएशंस आते हैं, हाइट के साथ क्या वेरिएशन होगा और डेप्थ के साथ क्या वेरिएशन होगा, उसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी यहाँ पर छोटा सा इंट्रोडक्शन था इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इसे करवा दिया। चलिए अब यहाँ पर देखा जाए कि क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है, आप देखिए सिंपल, यहाँ पर सिंपली बोला गया है कि फोर्स इज मास इनटू जी। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो टर्म है ये टर्म एब्सेंट है। तो ये जो टर्म है इसी को इन लोगों ने जी बोल दिया और मैंने बोला कि स्मॉल जी इज कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर इज स्मॉल जी, where mass is capital M is the mass of the earth and d is the distance between the object and the earth। और d क्या है, डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट से अर्थ का। फॉर द ऑब्जेक्ट नियर और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। अगर ऑब्जेक्ट एकदम रेडियस पे आ जाए, सरफेस पे आ जाए अर्थ का, तो जो r का वैल्यू है, जो डिस्टेंस का वैल्यू है, वो बिल्कुल रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद मैंने जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन को स्किप करा था, ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया है। तो देखिए क्या बोला गया है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन पढ़ के बता दिया था, फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। ए प्लानेट ए हैज़ डबल द रेडियस देन द प्लानेट बी। तो प्लानेट ए का जो रेडियस है वो प्लानेट बी से डबल है। इफ़ द मास ऑफ द प्लानेट ए इज़ 4 टाइम हेवियर देन द मास ऑफ प्लानेट बी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज करेक्ट। मतलब क्या, आप यहाँ ध्यान समझो, एक प्लानेट ए है और यहाँ पर प्लानेट एक बी है। चलिए मैं ले लेता हूँ, एक प्लानेट ए एक प्लानेट बी। क्या बोला गया है, प्लानेट ए हैज़ डबल द रेडियस ऑफ प्लानेट बी। मतलब प्लानेट ए का जो रेडियस है वो 2 ऑफ रेडियस ऑफ प्लानेट बी है। और प्लानेट बी का रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ प्लानेट बी ही है, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा। तो प्लानेट ए का रेडियस 2 टाइम रेडियस ऑफ प्लानेट बी है। और नेक्स्ट लाइन क्या बोला गया, नेक्स्ट लाइन बोला गया है प्लानेट ए 4 टाइम हेवियर देन प्लानेट बी। और प्लानेट ए जो है वो 4 गुना भारी है। प्लानेट ए की जो मास है वो 4 गुना भारी है। प्लानेट ए का जो मास है वो 4 गुना भारी है प्लानेट बी से। और प्लानेट बी का जो मास है वो प्लानेट बी का मास नॉर्मल है। अब बोला गया है कि किसी भी एक इंसान का वेट
यहाँ पर क्या होगा और यहाँ पर क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँ, वेट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वही होगा ऑब्जेक्ट का मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। दोनों केस में ऑब्जेक्ट का मास तो सेम ही होगा, आप प्लैनेट ए पे जाओ या प्लैनेट बी पे, आपका मास चेंज नहीं होता है, बस आपकी वेट बदल जाती है। तो प्लैनेट, और ये जी होगा ए का और ये जी होगा बी का। अब मैं क्या करता हूँ, जी को कैलकुलेट करता हूँ। अगर मैं जी को कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या होता है, जी कैपिटल एम मास ऑफ प्लैनेट इंटू कैपिटल एम इंटू कैपिटल जी बाई रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर। यहाँ पर भी वही होगा, कैपिटल एम कैपिटल जी बाई रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ, मास को मास ऑफ प्लैनेट बी से सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 4 टाइम मास ऑफ प्लैनेट बी, इस मास को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया क्योंकि यहाँ से, ठीक है। और जी तो जी रहेगा, हटाओ जी को। और रेडियस क्या है, रेडियस 2 टाइम रेडियस ऑफ बी है, और ये स्क्वायर तो मतलब ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। इस 4 ने, ठीक है, अब ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ प्लैनेट बी 4 हो गया। तो इस 4 ने इस 4 को काट दिया, तो दोनों पे वेट सेम ही फील होगा उसको। क्यों फील होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आया वो क्या है, देखिए यहाँ जो वैल्यू आया वो क्या आया, एम बी कैपिटल जी बाई आर बी का स्क्वायर, जी का वैल्यू। और यहाँ पर जी का वैल्यू कैलकुलेट करो तो वो भी वही आएगा, एम बी कैपिटल जी बाई आर बी का स्क्वायर। तो दोनों प्लानट की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उनका वैल्यू सेम है। तो अगर दोनों प्लानट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू सेम है तो मास का वैल्यू भी सेम ही होता है थ्रू आउट द यूनिवर्स। तो अगर दोनों सेम है तो वेट भी क्या होगा, सेम होगा। सेम ऑन बोथ प्लानट हम आंसर मार्क कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज सेम ऑन बोथ प्लानट। चलिए कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ता हूँ और आपको और चीज़ों को क्लियर करवाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मास और वेट का एक डिफरेंस दिया गया है। मास क्या होता है, मास किसी भी एक, मास और वेट पे मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड करा है, आप लोग जरूर शॉर्ट्स को भी देखिए। मास क्या होता है, मास होता है इज जस्ट मास, एक इनर्शिया है बॉडी का जो कि थ्रू आउट द यूनिवर्स सेम होता है। और वेट क्या होता है, आपको अर्थ किस फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उसे हम कहते हैं वेट। जैसे यहाँ देखिए, अगर किसी इंसान का मास है, अगर किसी इंसान का मास है 100 kg, तो उसका वेट होगा 100 इंटू जी का वैल्यू। तो 100 इंटू मैं जी का वैल्यू 10 मानता हूँ, तो वो वेट हो जाएगा 1000 न्यूटन। वेट कितना हो जाएगा, 1000 न्यूटन। तो मास ऑफ द बॉडी इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है। इफ द मास ऑफ द बॉडी इज मोर देन द इनर्शिया इज मोर, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो उसकी इनर्शिया भी ज़्यादा होगी। द मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो बॉडी का मास होता है वो कांस्टेंट होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में चेंज नहीं होता है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है केजी। मास का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी। अच्छा वेट क्या होता है, देखिए द वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी। मतलब वेट क्या होता है, ये वो फोर्स है जिससे कि अर्थ उस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, ये होता है वेट। द फोर्स विथ विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ डिपेंड अपॉन द मास, उसके मास पे डिपेंड करेगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है ऑलरेडी। तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से मैंने क्लियर करवा दिया। चलिए अब आगे बढ़ता हूँ और चीज़ों को और ज़्यादा क्लियर करवाता हूँ। क्या बोला गया है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। तो देखिए चूँकि अर्थ का रेडियस ज़्यादा है, मून का रेडियस कम है, अर्थ का रेडियस ज़्यादा है, मून का रेडियस कम है, अर्थ का मास ज़्यादा है, मून का मास भी कम है, अर्थ का रेडियस ज़्यादा है, मून का रेडियस कम है, अर्थ का मास ज़्यादा है, मून का मास भी कम है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो अर्थ पे होगा वो मून पे सेम नहीं होगा। ये दोनों सेम नहीं होंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज़ नॉट इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। दोनों में कुछ डिफरेंस जरूर होगा, और वो क्या डिफरेंस होगा वही यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए क्या बोला गया है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज द फोर्स बाय विच the earth attracts the object, and the weight of the object on moon is the force by which moon attracts the object। तो weight of the object अर्थ पे क्या होता है, weight of the object अर्थ पे वो फोर्स होता है जिससे कि अर्थ उससे अपनी तरफ पुल कर रही है। और weight of the object मून पे क्या होता है, ये वो फोर्स होता है जिससे कि मून उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। तो वेट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। चूँकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मून का कम है, अर्थ का ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको वेट ज़्यादा फील होगा और यहाँ पर आपको वेट कम फील होगा। तो मून पर आपको हल्का फील होगा। मान लीजिए कि अगर आपका वज़न 600 kg है तो अर्थ पे, तो आपको मून पे लगेगा कि आपका वज़न 100 kg ही है। क्या बोला गया है, देखिए द मास ऑफ द मून इज़ लेस देन द मास ऑफ द अर्थ। मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है ये बात। सो द
मून एग्जर्ट लेसर फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट देन द अर्थ। तो इसलिए चूंकि मास कम है मून का, तो मून क्या करेगा, कम फोर्स अप्लाई कर पाएगा उसके पास जो भी ऑब्जेक्ट है उस पे। और अर्थ का मास ज़्यादा होने के कारण अर्थ ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर पाता है अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज़ 1/6 ऑफ इट्स ऑन अर्थ। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है कि अगर किसी इंसान का वेट अर्थ पे है 600 kg, तो मून पे क्या होगा, तो वेट क्या होगा मून पे होगा वेट ऑफ अर्थ इंटू 1/6 यहाँ पर जो कि बोला गया है। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज 600 ऑन द अर्थ इज 600 इंटू 1 अगर आप 6 करो तो ये इसको कैंसिल करके यहाँ कितना हो जाएगा 100। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज़ 100 kg। मैंने आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल से इसे समझा रखा है। देखिए अब कितना होता है, अर्थ का मास जो है वो होता है 9.8 इंटू 10⁻24 kg और अर्थ की रेडियस होती है 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर। मून का मास होता है 7.36 इंटू 10⁻22 kg और मून की रेडियस होती है 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। तो ये हो गया मून का और अर्थ का जो भी डेटा है वो मैंने आपको बताया। और आपको जितना याद रखना है कि मून पे ऑब्जेक्ट्स हल्के होते हैं, 1/6 टाइम कम होते हैं। यहाँ पर देखिए इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। वेट एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर डिफाइंड एज द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन NDA 2021 में फेज 2 में पूछा गया था। क्या बोला जा रहा है, वेट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। नहीं, वेट कांस्टेंट नहीं होता है। मास इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, मास तो कांस्टेंट होता ही है। मास इज नॉट कांस्टेंट, नहीं, मास कांस्टेंट होता है। वेट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, बिल्कुल गलत। मास हमेशा थ्रू आउट द यूनिवर्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी किसे कहते हैं, देखिए डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। देखिए डेंसिटी द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द मास ऑफ ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। मतलब कि अगर आप कहो कि आपके पास एक बॉक्स है, इसका डेंसिटी कितना है, तो डेंसिटी क्या होगा, इस पूरे ऑब्जेक्ट का मास बाय इसका वॉल्यूम, इसको हम क्या कहेंगे, डेंसिटी। तो मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। अब अगर मैं बोलूँ कि डेंसिटी का SI यूनिट क्या होगा, तो डेंसिटी का SI यूनिट होगा, मास का होता है kg, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। तो kg मीटर क्यूब इज दी kg पर मीटर क्यूब इज दी SI यूनिट ऑफ डेंसिटी, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी लिखा गया है। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एन सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर आप किसी भी एक सब्सटेंस के डेंसिटी को अगर आपको वाटर के डेंसिटी के साथ अगर आप कंपेयर करवा दो, तो जो आंसर आएगा उसको हम कहेंगे रिलेटिव डेंसिटी। तो जो आंसर आएगा उसको हम कहेंगे रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। क्योंकि दोनों ऊपर में डेंसिटी है, तो ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी होगा। इट हैज़ नो यूनिट, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आंसर आएगा 0 या फिर कोई वैल्यू नहीं आएगा। चलिए, तो इसी के साथ अभी मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए उससे भी स्टार्ट करता हूँ। देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। इफ़ यू कंसिडर द अर्थ एज ए स्फीयर ऑफ रेडियस r, अगर हम एक अर्थ को एक स्फीयर समझे जिसकी रेडियस क्या होगी r, और r कितना होगा 6,371 किलोमीटर, एंड मास होगा उसका m एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, सो दैट द इंटायर मास इज इनकॉर्पोरेटेड एट द सेंटर। अगर आप उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानो तो मानो कि पूरा मास सेंटर पे इनकॉर्पोरेटेड है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m विल बी। तो मान लीजिए एक अर्थ है, मान लीजिए ये एक अर्थ है और यहाँ पर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये अर्थ एक फोर्स लगाएगा, जिस फोर्स के कारण ये ऑब्जेक्ट इस अर्थ की ओर पुल होता हुआ खींचा चला आएगा। तो वो कितना फोर्स होगा, तो वो फोर्स होगा इस ऑब्जेक्ट का मास इनटू ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इस प्लानेट का मास इनटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बाय ऑब्जेक्ट से प्लानेट की दूरी। तो ये हो जाएगा हमारा जी का फॉर्मूला। तो मैंने आपको ऑलरेडी इसको पढ़ा रखा है। अब क्या बोला गया, देखिए उसी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को यहाँ पर ड्राइव करके दिखाया जा रहा है। नॉर्मली न्यूटन्स सेकेंड लॉ और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर। मैंने आपको ऑलरेडी दिखा रखा है। यहाँ पर हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं mg से। तो
तो m तो यहाँ पर बैठा हुआ है और ये जो g है वो इक्विवेलेंट है कैपिटल G कैपिटल M बाय आर स्क्वायर का। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ देखिए g जो है वो कैपिटल G कैपिटल M और आर स्क्वायर का इक्विवेलेंट है। तो आपको g का फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, कैपिटल G कैपिटल M बाई आर स्क्वायर। अब क्या बोला गया है, विच इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, मतलब आप कौन से ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक रहे हो ये इस पर डिपेंड नहीं करता। यानी आप एक छोटे से रुई को नीचे फेंको और एक ट्रक को नीचे फेंको, दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ ही आके ज़मीन को हिट करेंगे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि कि जो एक्सेलरेशन है इसमें कहीं भी स्मॉल मास का जिक्र नहीं है। तो चूंकि स्मॉल मास का जिक्र नहीं है इसलिए दोनों साइमल्टेनियसली एक ही साथ आकर के नीचे गिरेंगे। अब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस वो वेरी करता है थ्रू आउट दी अर्थ सरफेस, ये सिमिलर नहीं रहता है, ये वेरी करता है। तो कैसे वेरी करता है, तो वही अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वेरिएशन ऑफ जी विथ शेप ऑफ अर्थ पे साथ ये वेरी करता है। आप देखो, अगर आप देखोगे तो आप यहाँ क्या पाओगे कि जो यहाँ पर आप देखोगे कि ये है क्या, पोल। इस पॉइंट को हम पोल कहते हैं और इस पॉइंट को हम इक्वेटर कहते हैं। तो इक्वेटर और पोल, तो पोल की जो रेडियस होती है वो इक्वेटर कंपेरिजन में थोड़ी कम होती है, आप देख पा रहे हो। तो रेडियस ऑफ पोल इज़ लेस देन रेडियस ऑफ इक्वेटर। तो अब आप अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहाँ पर लिखो तो वो क्या था, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था कैपिटल G कैपिटल M बाई रेडियस का स्क्वायर। अब आप समझो यहाँ पर ध्यान से कि अगर आप रेडियस को डिक्रीज़ करो तो G क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। अगर आप रेडियस को डिक्रीज़ करो तो जी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। और अगर आप रेडियस को इंक्रीज़ करो तो जी क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। यानी कि जिसका रेडियस ज़्यादा उसका जी कम। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट इक्वेटर इज़ लेस, क्योंकि इसका रेडियस क्या है, ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होगा। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट पोल इज़ मोर, क्यों, क्योंकि इसका रेडियस कम है इसलिए। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रेडियस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसलिए हमने देखा कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो पोल पे ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर पे। तो अगर आप पोल पे जा कर के देखो तो आपको ज़्यादा हेवी फील होगा अपने बॉडी का वेट एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर पे। तो यहाँ पर यही बातें लिखी हुई है जो कि मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए एक एक करके सभी लाइन को पढ़ते हैं। तो जी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिखा गया है, जी इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M बाय आर स्क्वायर। एक्चुअली अर्थ इज़ नॉट परफेक्ट स्फेयर, सभी को पता है ये बात। इट इज़ ऑब्लेट स्फेरोइड, द प्लानेट्स रोटेट कॉज द बल्ज ऑफ द इक्वेटर, और प्लानेट रोटेट करके इक्वेटर को बल्ज कर देता है। द पोलर रेडियस पोलर रेडियस जो होता है थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू द इक्वेटर रेडियस। 22 किलोमीटर की कमी होती है कहाँ पर, पोल में। तो इसके वजह से अगर रेडियस कम है पोल पे तो पोल पे जो जी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 9.8, और इक्वेटर पर जी की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है जो कि होती है 9.7। तो वैसे तो पोल पे जी की वैल्यू भले ही कम हो और इक्वेटर पे भले ही पोल पे भले ही ज़्यादा हो और इक्वेटर पे भले ही कम हो, मगर जी की वैल्यू जो थ्रू आउट द अर्थ जो होती है वो फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेनी है। आप इसको अपने कैलकुलेशन के आसानी के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कंसिडर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ता हूँ। सो द वेट ऑफ ए पर्सन इज इंक्रीज एज द मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। तो अगर आप इक्वेटर से पोल की ओर जाओगे तो आपको अपना वेट बढ़ता हुआ फील होगा, और पोल से इक्वेटर की ओर आओगे तो आपको अपना वेट कम होता हुआ फील होगा। चलिए अब आगे चलता हूँ और चीज़ों को और आपको क्लियर करवाता हूँ। तो हमने ऊपर में क्या देखा कि शेप ऑफ अर्थ पे कैसे डिपेंड करता है जी का वैल्यू। अब हम देखेंगे कि कैसे एल्टीट्यूड पे जी की वैल्यू बदल जाती है, वो हम देखेंगे। देखिए नॉर्मली अगर आप अर्थ के अंदर जाओ या अर्थ से ऊपर जाओ तो जी की जो वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है। हमने जो जी की वैल्यू पढ़ी अभी वो क्या है, वो अर्थ के सरफेस पे है। अर्थ के कहाँ पे है, सरफेस पे। अगर आप सरफेस से ऊपर जाओ तो क्या होगा, और सरफेस से नीचे जाओ तो क्या होगा। नॉर्मली जो जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय आर स्क्वायर इज द फोर्स। आप यहाँ से जी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, जेट इज कैपिटल G कैपिटल M बाय आर स्क्वायर। अब ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पे ये वैल्यू हमारा होता है। अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ से थोड़ा ऊपर जाओ तो ये तो था सरफेस ऑफ अर्थ, ये था रेडियस ऑफ अर्थ। अब अगर आप थोड़ा ऊपर जाओ तो ये हो गया पूरा हाइट, सॉरी मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये हो गया पूरा हाइट, ये हो गया पूरा हाइट।
अब अगर आप इस आर का वैल्यू देखो तो ये आर क्या है, ये हाइट प्लस ये रेडियस, इन दोनों का सम है ये आर। अब ध्यान से देखो, ये जो आर है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा क्या है, ये आर जो है ये पूरा का पूरा, ये रेडियस भी है और ये एच भी है, इन दोनों का सम है ये आर। ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर। तो अब जो हम यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के लिए फॉर्मूला लिखेंगे वो क्या होगा, जी क्या होगा, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। अब इस आर को रिप्लेस कर दिया हमने एच प्लस आर स्क्वायर से। तो आपने जैसे ही एच प्लस आर स्क्वायर से इसको रिप्लेस किया तो आप यहाँ पर पाओगे, क्या पाओगे कि एच प्लस आर स्क्वायर से रिप्लेस करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर नीचे जो वैल्यू है वो बढ़ गया। अब अगर नीचे वैल्यू बढ़ जाए तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऊपर का जो वैल्यू है उसे कम होना पड़ेगा। तो मतलब आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे, इसको बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व किया गया है, जो कि आपके काम का नहीं है। जितना आपका एक काम का है मैं आपको वो समझाता हूँ कि नीचे का वैल्यू अगर बढ़ गया तो ऊपर का वैल्यू को डिक्रीज़ होना ही होगा, डिनोमिनेटर को। अगर डिनोमिनेटर अगर बढ़ गया तो न्यूमरेटर को डिक्रीज़ होना ही होगा। ठीक है, अगर ये वैल्यू बढ़ गया तो इससे कम होना पड़ेगा। इसका मतलब कि जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे, जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे, जो वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की है वो कम होती जाती है। ठीक है, वो क्या होती जाती है, वो कम होती जाती है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट इज लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस। इस बात को आपको याद रखना होगा। एक्सप्रेशन उसको ऐसे दिया गया है, कोई बात नहीं। चलिए, तो ये हमने समझ लिया। अब क्या बोला गया है कि आप ऊपर जाओ या नीचे। देखिए अब क्या हुआ है, अब आप मान लो कि अब आप पहले यहाँ पर सरफेस पे जब आप यहाँ पर सरफेस पे थे तो जो जी का वैल्यू था वो था 9.8। अब आप नीचे चले आए, मान लीजिए आप यहाँ पर चले आए हो, तो अब जो जी का वैल्यू होगा वो क्या होगा, डेप्थ पे जी का वैल्यू क्या होगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ, नॉर्मली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो नॉर्मली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। अब आप अगर डेप्थ पे आ चुके हो तो कैपिटल जी कैपिटल एम बाई जो आर है उसको मैं स्मॉल मान लेता हूँ, इसको मैं स्मॉल आर मान लेता हूँ। और जो स्मॉल आर है वो क्या है, आर माइनस डेप्थ। ये जो डेप्थ है उससे आपको अगर माइनस करोगे तभी तो आपको ये आर मिलेगा। ये आर कितना होगा, ये पूरा आर, ये पूरा का पूरा आर, ये पूरा का पूरा आर माइनस ये डेप्थ, माइनस ये डेप्थ, तो ये हो गया हमारा स्मॉल आर। तो मैं यहाँ पर अब स्मॉल आर का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूँ अगर, तो क्या होगा, जी कैपिटल एम बाई आर, सॉरी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम डेप्थ। तो क्या बोला गया है, इफ ए पॉइंट मास m एट द डेप्थ d बिलो द सर्फेस ऑफ अर्थ, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज r माइनस डी। ठीक है, उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r माइनस डी हो जाएगा। नाउ द अर्थ कैन बी थॉट ऑफ ए स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस r माइनस डी एंड ए स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस स्मॉल d। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन m ड्यू टू दिस स्फेरिकल सेल विल बी कैंसल, वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर कैंसिल हो जाएगा फोर्स। इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल। एंड ड्यू टू द स्मॉल स्फीयर अलोन एग्जिस्ट, तो पूरे को पूरे के लिए कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ छोटे से के लिए ही क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा ये। ठीक है, छोटे से के लिए क्या करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा। इफ़ द एंटायर अर्थ इज ए यूनिफॉर्म डेंसिटी, मान लीजिए पूरे अर्थ का डेंसिटी सेम है, एक है, द मास ऑफ द एम एंड द वॉल्यूम डेंसिटी डी है, तो क्या होगा, अगर आप देखोगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर एक मैथमेटिकली कैलकुलेट किया गया है जो कि मैं आपको मैथमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। जी क्या है, कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर माइनस डी का स्क्वायर। यहाँ पर आप पहले नॉर्मली आर से ही करो तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। अब मैं क्या करता हूँ, मास क्या होता है, सॉरी डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मैं इस मास को हटा के डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख देता हूँ। तो जी क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बाय आर स्क्वायर। अब आप क्या करो, अर्थ का जो डेंसिटी है उसको आप रॉ मान लो, और वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पर एक आर स्क्वायर है। इस आर स्क्वायर से इस आर क्यूब को मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो एक आर ऊपर बच गया। तो अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा जी इज इक्वल टू जी रॉ 4/3 पाई आर। तो अब आर के साथ जी का रिश्ता कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आर के साथ जी का रिश्ता कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब आप यहाँ पर देखो कि ये डायरेक्टली रेडियस के प्रोपोर्शनल है। अब जो इफेक्टिव रेडियस यहाँ पर निकल के आया हमारा, वो यहाँ देखो आप क्या निकल के आया, इफेक्टिव रेडियस क्या निकल के आया, कैपिटल जी रॉ 4/3
फाई और इस आर को मैं लिखूँगा आर माइनस डी। तो रेडियस कम रहा है, तो अगर रेडियस रेडियस अगर डिक्रीज करता है तो ये भी डिक्रीज कर जाएगा, अगर रेडियस डिक्रीज करता है तो ये भी डिक्रीज कर जाएगा। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेप्थ पे जाने पर भी कमेगी और ऊपर जाने पर भी कमेगी। सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट कहाँ रहती है ये, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज 9.8। तो या तो आप ऊपर जाओ या तो आप नीचे जाओ, दोनों जगह पर आप फील करोगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कुछ कमी आ रही है। ठीक है, और ये जो कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर करके दिखाया आपको, वही कैलकुलेशन यहाँ भी करा गया है, वही कैलकुलेशन यहाँ भी करा गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये कैलकुलेशन को यहाँ पर इन लोगों ने करके दिखाया, कोई बात नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ डेप्थ, ये भी क्या होती है, कमती जाती है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको बता दूं। ये क्वेश्चन एनडीए 2015 में पूछा गया था। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, द रेडियस ऑफ द मून इज अबाउट 1/4 रेडियस ऑफ द मून, रेडियस ऑफ द मून इज अबाउट 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक मून बनाओ और यहाँ पर एक अर्थ बनाओ, और रेडियस ऑफ मून को जो लेना है आपको, रेडियस ऑफ मून को आपको कितना लेना है, 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ लेना है, ले लिया मैंने। ठीक है, एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज अबाउट 1/6 दैट ऑफ अर्थ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून जो है वो कितना लेना है, 1/6 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, ले लिया मैंने ये भी। ठीक है, फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट द रेशियो ऑफ मास ऑफ अर्थ टू द रेशियो ऑफ मास ऑफ मून इज अबाउट। तो हमसे क्या पूछा गया है कि इससे आपको क्या निकालना है, इसको ध्यान में रखते हुए आपको निकालना है रेशियो ऑफ मास ऑफ मून, सॉरी रेशियो मास ऑफ अर्थ टू रेशियो ऑफ मास ऑफ मून। मास ऑफ अर्थ से मास ऑफ मून का हमें रेशियो निकालना है, ये हमें निकालना है। ठीक है, इसका भी मैं निकल लेता हूँ, रेडियस ऑफ अर्थ और ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ। ध्यान से देखिए अब क्या करता हूँ। हम क्या जानते हैं कि जी क्या होता है, कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। अब आप यहाँ पे इसको एम को बनाओ सब्जेक्ट, मास को बनाओ सब्जेक्ट, क्योंकि मास पे ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इसके बीच, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम क्या कर देंगे इसको, जी आर स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, कैपिटल जी। अब आपको निकालना है मास ऑफ अर्थ और डिवाइड करना है मास ऑफ मून से। अब आप यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करो मास ऑफ अर्थ का, तो ये होगा जी ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ अर्थ बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब अगर आप मास ऑफ मून को पुट करो जो कि ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये हो जाएगा जी ऑफ मून और रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ध्यान से देखिए कि ये जी से ये जी कैंसिल हो चुका है। अब अगर मैं वैल्यूज़ को पुट करूँ तो आप क्या पाओगे कि जी ऑफ अर्थ तो जी ऑफ अर्थ ही बैठा हुआ है, और रेडियस ऑफ अर्थ भी रेडियस ऑफ अर्थ ही बैठा हुआ है, मगर रेडियस ऑफ मून को चेंज करना है हमें किस फॉर्म में, 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ में। तो रेडियस ऑफ मून को चेंज करना है हमें, रेडियस ऑफ मून को हमें चेंज करना है 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ इनटू जो मास ऑफ वैल्यू जी का वैल्यू है मून का, वो भी चेंज करना है हमें 1/6 टाइम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ। अब अगर यहाँ पर आप देखो तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है हमारा, तो ये जी से ये जी कैंसिल हो गया, ये आर से ये आर का स्क्वायर था, ये भी कैंसिल हो गया। क्या बच गया हमारा, ये दोनों 4 × 6 4 6 जा 24, तो ये 24 ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये नीचे है, और 1, तो क्या आंसर आ गया हमारा, 24:1 इज़ दी रेशियो ऑफ मास ऑफ अर्थ टू दी मून। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको कॉन्सेप्चुअली चलना था यहाँ पर। तो यहाँ पर इस टाइप में तो नहीं दिया गया है, हमें क्या पूछा गया है, द मास ऑफ द अर्थ टू द मास ऑफ द मून इज अबाउट। यहाँ पर मुझसे एक गलती हो गई, क्या कि ये रेडियस का स्क्वायर था, तो मुझे यहाँ स्क्वायर करना था, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 4 का स्क्वायर 16। अब आप इस 6 को और इस 16 को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, तो ये लगभग आएगा कितना, 96। कितना आएगा, 96। तो 96:1 हमारा आंसर यहाँ पर दिख रहा है, 96:1। तो आप अगर देखोगे तो मास ऑफ अर्थ बाय मास ऑफ मून, जो ये कितना आया, 96/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो मास ऑफ अर्थ आ जाएगा 96 टाइम मास ऑफ मून, जो कि लगभग 100 के इक्वल है।
जो कि लगभग कितना है 100 के इक्वल है। तो हमारा ऑप्शन बी इसके साथ मैच कर गया। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा हार्ड मैं इसे नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करते हैं। मैंने इसे डिटेल में बताया है, अगर आपको समझ में ना आए तो आप इसे एक बार रिपीट करके देखिए। फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, इस क्वेश्चन का एक हिंट दीजिए, मैं आपको ज़रूर से ज़रूर इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना के अपलोड करूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सपोज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू बॉडीज इज ऑफ इक्वल मासेस इज एफ। मतलब दो बॉडी है जिनके मासेस क्या है, इक्वल है, और इनके बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो क्या है, एफ। इनके मास, दोनों का मास एम है, इक्वल है। इफ़ इच मास इज डबल कीपिंग द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम अनचेंज द फोर्स वुड बिकम। अब अगर क्या किया हमने, दोनों मास को डबल कर दिया, इसको भी 2m कर दिया और इसको भी 2m कर दिया। अब इनके बीच में जो फोर्स बनेगा वो एफ डैश बनेगा। अब ये एफ डैश कितना होगा, तो पहले देखिए एफ का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप ये लिखिए, कैपिटल जी स्मॉल एम, दोनों एम को लिख दिया मैंने, m1 m2, इसको मैं इसको mm बोलता हूँ, तो m² बाय r²। तो ये हो गया इस हमारा पहला फोर्स। दूसरा फोर्स क्या होगा, कैपिटल जी 2m बाय r²। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा कैपिटल जी m² बाय r²। 2 और 2 कितना हो गया, 4। तो ये जो हमें दिख रहा है ये वाला इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या किसके इक्वल है, तो ये इक्वेशन हमारा इक्वल है फोर्स के, पहले वाले फोर्स के। तो फोर्स डैश क्या हो जाएगा, 4 टाइम इनिशियल फोर्स, 4 टाइम इनिशियल फोर्स। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था जो कि ऑप्शन सी के साथ मैच करता हुआ दिख रहा है। एनडीए 2016 के फेज़ 1 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बातें करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए बॉडी हैज़ ए फ्री फॉलिंग फ्रॉम द हाइट 20 मीटर आफ्टर फॉलिंग थ्रू द डिस्टेंस 5 मीटर द बॉडी वुड। क्या बोला गया यहाँ पर, 4 स्टेटमेंट को पढ़ के हमें आंसर देना है। तो अगर एक बॉडी को ऊपर से हम नीचे गिराए और ये 20 मीटर का डिस्टेंस है पूरा, तो 1/4 आने के बाद, मतलब 5 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद, फॉलिंग थ्रू 5 मीटर, इस जगह पे बॉडी की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी। देखिए वैसे इस चैप्टर जो है ये क्वेश्चन ग्रेविटेशन का नहीं है, ये वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन दिया गया है। फिर मैं इसे यहाँ सॉल्व कर देता हूँ कि वर्क एनर्जी पावर ऑलरेडी हो चुका है। तो किसी भी पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी वो कांस्टेंट होता है। आप चाहे इस पॉइंट को लो, इस पॉइंट को लो, या फिर इस पॉइंट को, मैंने आपको ऑलरेडी वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा रखा है। अगर आपने अभी तक वर्क पावर एनर्जी वाले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जरूर आप जाकर के उस वीडियो को भी चेक कीजिए। तो टोटल एनर्जी हर एक पॉइंट पर कॉन्स्टेंट होता है। तो क्या बोला गया है, लॉस 1/4 ऑफ इट्स टोटल एनर्जी। गलत बात, क्योंकि टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट होती है, ये चेंज नहीं हो सकती। गेन 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी, ये भी गलत बात। अब जैसे जैसे आप नीचे आओगे हाइट कमती जाएगी, हाइट डिक्रीज होती जाएगी। तो अगर हाइट डिक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ही होता है mgh। तो अगर हाइट डिक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगा। मतलब इतना तो सही है कि पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा, तो लॉस और गेन पोटेंशियल एनर्जी। तो बहुत ही आसानी से हमारा आंसर निकल गया कि गेन तो हो नहीं सकता, लॉस होगा। तो आंसर बी हमारा सही आंसर। बहुत ही मतलब इसको बिना कैलकुलेट किए भी हमने निकाल दिया। लगा आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है, मगर आप डीप थिंकिंग से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इस चैनल पे मैं इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाता हूँ, बिना पेन के भी सिखाऊंगा आपको, मगर पहले आपके थोड़ा कॉन्सेप्ट को डेवलप कर दूँ। उसके बाद जैसे ही ये सीरीज़ खत्म होगा तो मैं बिना पेन के कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन, वो भी आपको सिखाऊंगा। चलिए इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशन चैप्टर में, जो कि ब्लैक होल भी पढ़ाऊंगा, इसके वेलोसिटी पढ़ाऊंगा। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं लेके आने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये फर्स्ट वीडियो था ग्रेविटेशन का सेकंड वीडियो भी आएगा, क्योंकि ग्रेविटेशन एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, ताकि आपसे कोई वीडियो ना छूटे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन हो और आप आउट ऑफ फुल मार्क्स ही गेन कर पाओ। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बहुत ही ज़रूरी है। और हमारे विवासवान एजुकेशन फाउंडेशन के मोबाइल ऐप को डिस्क्रिप्शन से लिंक से डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर ये सभी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ग्रेविटेशन के पार्ट 2 वीडियो में। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.